ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज आमिर अहमद और आज मैं आपको गाइड करने वाला हूं एमकेट के हवाले से। बट बिफोर यू गो ऑन द टॉपिक कि हमारे पास सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, क्या हमें पढ़ना है, तो वी हैव टू डिस्कस कि हमारे पास एमडीकेट में हमारे पास टॉपिक्स कौन से हैं असल में दैट वी हैव टू कवर। द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू कवर इज रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइंड द एरर। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर बच्चों को काफी सारे इश्यूज फील होते हैं। इस लाइक के जहां पर जब तक ग्रामर की सही कमांड नहीं होगी हमें, तो हम एज सच उस पर ग्रिप नहीं कर पाएंगे और हम एरर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। बिकॉज एरर कोई भी हो सकता है, वो चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई एरर हो, राइट फॉर्म ऑफ वर्ब का एरर हो, या हमारे पास पंक्चुएशन में से या प्रीपोजिशंस में से कोई भी एरर हो सकता है। सो वी हैव टू कवर दिस टॉपिक। सबसे पहले फाइंड द एरर एंड देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज राइट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो शायद आपने अभी ऑब्जर्व किया होगा। आप राइट से राइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। राइट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर हमारे पास जुमला एक ऐसे दिया जाता है जिसके ब्रैकेट में एक वर्ब दिया जाता है और हमें उस वर्ब की सही फॉर्म को फिल करना है या उसकी सही फॉर्म हमें यूज करनी है। तो जब तक वो टॉपिक कवर नहीं होगा, यानी वो सेंटेंस समझ नहीं आएगा हमें, हम उसके सही फॉर्म को कैच नहीं कर पाएंगे कि इसमें कौन से वर्ब की फॉर्म यूज होगी हमारी। सो वी हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक ऑल्सो। देन वी हैव अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट द सेंटेंस। जहां पर आपको एक जुमला दिया जाएगा जो कि उसमें एक वर्ड मिसिंग होगा और उस वर्ड की सही फॉर्म या वो वर्ड नीचे ऑप्शंस में एबीसी में लिखा हुआ होगा एंड यू हैव टू गो विद द कंप्लीट द सेंटेंस के फॉर्म में। ठीक है। एंड देन वी हैव फोर्थ टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग वर्ड्स एंड मीनिंग्स, जिसको हम सिनोनिम एंड एंटोनियम भी कहते हैं। अब सिनोनिम एंड एंटोनियम के लिए हमारे पास वोकैबुलरी अच्छी खासी होनी चाहिए। अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स हम सजेस्ट करते हैं बच्चों को, जिसको कंप्लीट पढ़ने और समझने के बाद ही बिकम्स एबल कि वो इन चीजों को टैकल कर सके। लास्ट टॉपिक दैट वी हैव रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने के साथ हमारे पास कोई शॉर्ट की नहीं है। जब तक ग्रामर के ये सारे टॉपिक्स कवर नहीं होंगे तब तक हमें कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज को समझने में प्रॉब्लम होगी और उसको समझ के उसके आंसर्स देने में हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी। तो वी हैव टू फोकस कि जहां ग्रामर के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उसके बाद इंशाल्लाह हमारी कॉम्प्रिहेंशन बेहतर हो जाएगी और हम इस काबिल हो जाएंगे कि चीजों को प्रॉपर टैकल कर सके। अब हमारे पास अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है दैट वी हैव टू कवर ऑल्सो। ठीक है, तो मैं वो लिस्ट ऑफ टॉपिक आपको लिखवा देता हूं, समझा देता हूं कि जो टॉपिक्स आपको लाजमी कवर करने ही करने हैं, यानी उन टॉपिक्स के बगैर ग्रामर हमारी इनकम्प्लीट साउंड करेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज यू ऑल नो रिगार्डिंग टेंसेस, कि टेंसेस के टॉपिक्स को कवर करना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन ये टेंसेस के टॉपिक्स सिर्फ टेंसेस की हद तक नहीं, उन टेंसेस में उसके तमाम तर वेरिएशंस, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो, चाहे उसका पैसिव वॉइस हो, चाहे उसका हमारे पास चाहे हमारे पास उसका स्टेटिव वॉइस हो। ये तीन वेरिएशंस होती हैं हर टेंस की। तो हमें टेंसेस में तमाम तर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड स्टेटिव वॉइस को समझना होगा, तभी हमारे टेंसेस का प्रॉपर टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। देन वी विल हैव मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के बारे में आपने अभी इंट्रो में पढ़ा ही होगा। आपके इंट्रो में एक सवाल आता है कंप्लीट द सेंटेंस, और उसमें आगे ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन, पॉसिबिलिटी, मॉडल वर्ब्स के ही वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो हमें ये टॉपिक्स कवर करने हैं। देन वी हैव अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नरेशन। अच्छा, नरेशन आपको कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच नहीं दी जाएगी, लेकिन ये समझना होगा कि नरेशन के जुमले जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उस जुमले में एरर क्या है आप उसको इजीली समझ पाओगे। मैं मिसाल देके समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जुमला बनाया जाता है कि अली ने मुझे कहा था कि मैं कल नहीं आऊंगा,
तो जुमला बन जाएगा अली टोल्ड मी दैट, मैं कल नहीं आऊंगा, दैट आई विल नॉट कम टुमारो। अब नॉर्मली इस जुमले में अगर ऑब्जर्व किया जाए तो 2 से 3 गलतियां हमें नजर आ रही हैं। गलतियां लाइक कि हमारे पास जुमले में ये आई का वर्ड इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और विल का वर्ड इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उर्दू हम सुन रहे हैं उसके हिसाब से इंग्लिश बिल्कुल सही है। उर्दू में जुमला क्या था, अली ने मुझे कहा था कि मैं कल नहीं आऊंगा। उस हिसाब से आई का वर्ड उर्दू की लैंग्वेज के हिसाब से बिल्कुल सही लिखा हुआ है, विल भी सही लिखा हुआ है, लेकिन उर्दू की लैंग्वेज के हिसाब से। अगर हम इंग्लिश के रूल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो ये दोनों वर्ड्स गलत हैं। इनकी जगह क्या हो सकता है? द राइट आंसर इज अली टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट कम। अब ही हमने क्यों इस्तेमाल किया, इसके पीछे बेसिक रूल्स हैं नरेशन के। अगर रूल्स पता होंगे तो हम इसको इजीली समझ पाएंगे। ये विल का वर्ड वुड क्यों बन गया? आम जुमले में तो विल इस्तेमाल होता है, यहां पर वुड क्यों इस्तेमाल किया है, उसके लिए भी नरेशन के बेसिक रूल्स पढ़ेंगे तो ही हमें समझ में आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो आई होप ये मैं समझा पा रहा हूं कि नरेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप चाहते हो उसको प्रॉपर समझना तो यू हैव टू गेट कमांड ऑन नरेशन। उसके बाद वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। अभी सेकेंड ईयर में आपने इस टॉपिक को पढ़ा ही होगा दैट वी हैव 4 कंडीशंस, लेकिन एमडीके के लिए हमारे पास वी हैव 5 कंडीशंस जो हम आगे इंशाल्लाह इस टॉपिक को कवर करेंगे। देन वी हैव अ सेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ा होगा इंटर में, जिसको क्लास ऑफ वर्ड्स कहा जाता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो रियल डेफिनेशन यहां बताई जाती है कि जहां तमाम तर बारीकियों को डिफाइन किया जाता है ताकि बच्चे को हर सेंटेंस की बारीकी समझ में आ सके। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही हम ऐड करते हैं आर्टिकल को, कि आर्टिकल में जो गलती बच्चों से अक्सर होती है कि जहां द लगाना चाहिए वहां वो नहीं लगाते और जहां नहीं लगाना चाहिए वहां वो लगा देते हैं। तो आर्टिकल की हमारे पास कुछ टाइप्स हैं दैट वी हैव टू कंप्लीट। देन वी हैव अनदर टॉपिक लाइक वी हैव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक रिसेंटली आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर के पेपर में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दैट मीन्स हमारे पास ऐसी सिचुएशंस दी जाती हैं जहां सब्जेक्ट को थोड़ा एम्बिग्यूअस किया जाता है और हमें ऐसी उसकी एग्रीमेंट बनानी है ताकि हमें प्रॉपर सब्जेक्ट के साथ उसका लिंक समझ में आ सके। सो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देन वी हैव प्रोनाउन एंड एंटीसीडेंट। प्रोनाउन एंड एंटीसीडेंट ये एक टॉपिक है जो हमारे पास ऐड हो जाता है जहां पर बच्चों को कहीं सेंस नहीं आता कि प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल होगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू गो थ्रू विद दिस। अच्छा, याद रखिएगा ये टॉपिक आपके इंटर के से रिलेटेड चीजें ही हैं सारी। सो दीज आर आवर टॉपिक्स दैट वी हैव टू कंप्लीट ड्यूरिंग आवर सिलेबस कोर्स दैट इज एमडीकेट के हवाले से। ठीक है, अब अगर हम डिस्कस करें हमारे टेंसेस को, सो आई थिंक आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारे टेंसेस से। सो लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट टॉपिक इज टेंसेस। Now what is tenses? जब हम क्लास में ये बात बच्चों से पूछते हैं what is tenses, तो दे से tenses show the time। बिल्कुल सही है, tenses show the time। लेकिन अगर हम टेंस को ऑब्जर्व करें तो how many tenses do we have? So in general form we have only 3 tenses। That is, the very first one is present, that is called present tense, and then we have a very second that is past tense, then we have future tense। So generally we have these 3 steps in tenses। Further, they have their own subdivisions that we call, or normally we know also. Like in present we have 4 categories: present simple, continuous and perfect, as you are familiar with that।
तो इस तरह तमाम टेंसेस की ये चार चार कैटेगरीज हमें नजर आती हैं। तो हम अपना टॉपिक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वेरी बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। दैट इज अबाउट कि टेंसेस की बेसिक डेफिनेशन क्या है और तमाम द टेंसेस कैसे काम करते हैं। इसमें प्रेजेंट सिंपल के टेंस से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लाइक वेरी फर्स्ट टेंस दैट इज प्रेजेंट सिंपल। सो हियर वी गो। प्रेजेंट सिंपल। Present simple normally is known for a few actions or functions. The very first one is habitual action. Present simple को हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हम अपनी आदत को शो कर रहे होते हैं। Present simple is also known as to use or represent for repeated actions. यानी जब भी हम किसी एक्शन के रिपीट होने को जाहिर करेंगे तो हमें प्रेजेंट सिंपल नजर आएगा। दैट इट डिस्कसेस। Present simple also talks about universal fact. यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है? खुदा ने जो चीजें कायनात में फिक्स रखी हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल फैक्ट। इसके अलावा वी हैव लास्ट पॉइंट दैट इज रिगार्डिंग स्केड्यूल। ये वो टॉपिक है जो आपसे जुड़ा हुआ है और एमडी कैट में कई ऐसे सेंटेंसेस दिए जाते हैं जो स्केड्यूल्स होते हैं और वो फ्यूचर में लिखे हुए होते हैं हालांकि, लेकिन वो प्रेजेंट सिंपल में ही यूज किए जाते हैं। तो ये जनरली चार चीजों को प्रेजेंट करता हुआ हमारे पास ये प्रेजेंट सिंपल डिफाइन कर रहा है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, हैबिचुअल एक्शंस वो सारे काम जो हम आदतन करते हैं, जैसे दिन में 10 कप चाय पीना या दिन में 8-10 घंटे सोना या जैसे कई बातें भूल जाना। तो ये सारे वो एक्शंस हैं जो हमारी आदत हो चुकी है। देन वी हैव रिपीटेड एक्शंस, वो सारे काम जो हम रिपीट तो करते हैं लेकिन वो हमारी आदत नहीं होती। जैसे मैं हर रोज अपने स्कूल टाइम पर जाता हूं, मैं जब भी अपना काम करता हूं बड़ा सोच समझ के काम कर रहा होता हूं। तो ये सारे वो एक्शंस हैं जो मेरे रिपीटेड एक्शंस शो होते हैं। देन वी हैव यूनिवर्सल फैक्ट। खुदा ने कायनात में जो जो चीजें फिक्स रखी हुई हैं, जिनमें कोई भी ऑप्शन या ऑब्स्टिकल नहीं होती, उस एक्शन को जाहिर करती है यूनिवर्सल फैक्ट। सूरज का मशरिक से निकलना, मगरिब में डूबना, इसमें कोई दो राय नहीं है, कभी ऐसा चेंज नहीं होता, ये फैक्ट ही माना जाता है। इसके अलावा हमारे पास है कि वाटर इज थिनर और लेस थिकर देन द ब्लड। तो याद रखिएगा कि जो चीजें फैक्ट हैं, खुदा ने हमेशा फिक्स रखी हुई हैं, वो प्रेजेंट सिंपल में डिफाइन की जाती है। इस कैजुअल की मिसाल मैं आपको दे देता हूं। अगर जुमला है कि ट्रेन अराइव्स एट 7 PM टुडे या ऑन मंडे, सो मेरा ऑन मंडे लगाने से वो फ्यूचर नहीं हो जाता, बल्कि उस ट्रेन का स्केड्यूल बताया जा रहा है। दैट ट्रेन अराइव्स एट 7 PM ऑन मंडे। तो जब भी हम किसी ट्रेन का, बस का, जहाज का स्केड्यूल डिफाइन करेंगे तो हम प्रेजेंट सिंपल ही यूज करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रेजेंट सिंपल को जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास उसके कई अलग अलग तरीके हैं, फॉर्मेट्स हैं यूज करने के। अगर हम ऑब्जर्व करें सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को, तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है। इट्स नॉट दैट कि हम उसी स्ट्रक्चर को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल में जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सब्जेक्ट हमारे पास हैं आई, वी, यू, दे एंड एनी टू नेम्स, इनके साथ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत अलग है। और जो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ही, शी, इट या फिर एनी वन नेम, उसके साथ सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा और अलग है, मुनफरिद है। तो हम पहले इन सब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं
जिसको मैं कहता हूं ग्रुप ए। ये हमारा ग्रुप ए है जिसको हम डील कर रहे हैं, जिसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होगा, जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, एंड देन वी विल हैव ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मुराद क्या चीजें, ये सारे सब्जेक्ट्स आई वी यू दे या एनी टू नेम्स। उसके बाद वर्ब, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है हमने, एंड देन वी विल हैव ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा टू मेक नेगेटिव हम यूज करेंगे डू नॉट, और हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही मुकम्मल हो जाएगा। मैं सेंटेंस बना लेता हूं, जैसे जुमला है यू प्ले फुटबॉल, so it sounds like you play football। अगर इसी का नेगेटिव बनाया जाए तो there is no difficulty you will find, as you don't play football। तो ये बहुत ही आसान है आपके लिए, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो माइनर बारीकियां हैं कि बच्चा डू इस्तेमाल करता है ही शी इट के साथ, ये वो गलती है जो अक्सर ऑब्जर्व की जा रही है। तो याद रखिएगा जब ये सब्जेक्ट्स होंगे आई वी यू दे, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डू इस्तेमाल होगा। तो अगर ये हमारे पास सब्जेक्ट्स होंगे तभी हम डू को फॉलो करेंगे, लेकिन जब सब्जेक्ट ही शी इट होगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे स्ट्रक्चर में, थोड़ा उसको ऑब्जर्व कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा हम उसमें इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आता है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस फर्स्ट फॉर्म के साथ हम कुछ और चीजें ऐड करते हैं, जैसे ई एस, सिर्फ एस, या फिर आई ई एस। ये तीन चीजें हम लाजमी ऐड करते हैं सब्जेक्ट के वर्ब के साथ, एंड देन आ जाता है ऑब्जेक्ट। अच्छा, इन तीनों में से कोई एक चीज इस्तेमाल करनी है, इट्स नॉट दैट कि आपको तीनों चीजें ही लगानी है। मैं दोबारा सही करके लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए चीज। यानी या तो आप लगाओगे ई एस, या लगाओगे आई ई एस, या लगाओगे सिर्फ एस। इन तीनों में से कोई एक चीज ही आपने इस्तेमाल करनी है ताकि वो डिफाइन हो सके। ठीक है, अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा वो भी आप लोगों को बचपन से ही पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ माइनर मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं। जैसे जुमला है ही uses his mobile all the time। अब इसका जब नेगेटिव बनाते हैं बच्चे तो गलती कर लेते हैं और कहते हैं ही डोंट, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं यूज हिज मोबाइल। अब इसमें ये जो गलती है हमारे पास डू नॉट की, ये वो माइनर सी गलती है जो पूरे जुमले को ही गलत कर देती है। तो याद रखिएगा जब हमारे पास सब्जेक्ट ही शी इट या कोई एक नाम होगा तो हम डू इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम अगर डू इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। हम इस वर्ड को सही करके लिख देते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए हमारी। हम यूज करेंगे यहां पर डज नॉट। तो डज नॉट इज द राइट वर्ड दैट इज यूज टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो हमारे पास जब सब्जेक्ट्स आई वी यू दे होंगे तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा डू। लेकिन जब हमारे पास सब्जेक्ट्स ही शी इट होंगे या कोई एक नाम होगा तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा डज। लेकिन मजे की बात, जब डज इस्तेमाल हुआ तो यूज में लगी एस यहां पर इस्तेमाल नहीं की जाएगी, वो एस रिपीट नहीं होगी, एस खत्म हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये प्रेजेंट सिंपल में ग्रुप ए के साथ और ग्रुप बी के साथ जो सेंटेंसेस बनते हैं, दैट आई हैव मेड इट क्लियर। लेकिन बस मुझे अभी ये बताना है कि ये एस ई एस या आई ई एस किन लफ्जों के साथ लगते हैं, उनको मैं आगे डिफाइन कर रहा हूं। याद रखिएगा वी हैव सर्टेन स्पेलिंग रूल्स, दैट इज कॉल्ड स्पेलिंग रूल्स। स्पेलिंग रूल्स क्या होते हैं,
कि वो स्पेलिंग रूल्स जिसमें हम डिफाइन करते हैं वर्ब के साथ क्या लगेगा। सबसे पहला उसूल याद रखिएगा, जो लफ्ज जिसके आखिर में सी एच, डबल एस, एक्स, ओ या सी एच आ रहा हो, हम उस लफ्ज के साथ लाजमी सिर्फ और सिर्फ एक स्पेल, दो स्पेल ऐड कर देते हैं, दैट इज ई एस, उस लफ्ज के आखिर में अटैच हो जाता है। मिसाल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द वर्ड लाइक वॉच। अब वॉच की स्पेलिंग के आखिर में ये सी एच आ रहा है, तो जब सी एच आ रहा होगा तो हम इसमें ई एस ऐड कर देंगे। लेकिन कब करेंगे? जब ग्रुप बी की बात होगी, जब ये लफ्ज ही के साथ इस्तेमाल हो रहा होगा, जैसे ही वॉचेस टीवी। लेकिन अगर यही वॉच का वर्ड इस्तेमाल हो दे के साथ, तो याद रखिएगा दे के साथ वॉचेस इस्तेमाल नहीं होगा, ये सिंपल बन जाएगा दे वॉच टीवी। ये ईएस का इजाफा होता ही तब है जब सब्जेक्ट्स हमारे पास आई वी यू दे के अलावा, यानी ही शी इट या कोई एक नाम होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास है रूल नंबर 2। हमारे पास कई ऐसे वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में जिसके आखिर में वाई का लेटर आता है, लेकिन वाई से पहले जो वर्ड होता है वो हमारे पास, सॉरी लेटर जो होता है वो हमारे पास वॉवल लिखा हुआ होता है, वाउल लिखा हुआ होता है। इस सिचुएशन में अगर किसी वर्ड के आखिर में वाई आता हो, वाई से पहले वाउल आता हो, तो याद रखिएगा आप उस वर्ड के आखिर में सिर्फ और सिर्फ एस लगा दोगे और आपका वो वर्ड मुकम्मल हो जाएगा। मिसाल देख लेते हैं हम। वी हैव मेनी वर्ड्स जो इस तरह एंड होते हैं। जैसे वर्ड है हमारे पास प्ले, वर्ड है हमारे पास इंजॉय। अब इस इंजॉय और प्ले के साथ हम वर्ड जब अटैच करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ ये एस ऐड कर देंगे। लेकिन अगेन ये कब इस्तेमाल होगा? जब सब्जेक्ट होगा हमारे पास ही शी इट या फिर कोई एक नाम। जैसे अगर जुमला है अली प्लेज फुटबॉल, बिल्कुल सही जुमला है। लेकिन अगर अली लिखा हुआ ना हो, उसकी जगह कोई और नाम लिखा हुआ हो, लाइक लिखा हुआ हो यू प्ले फुटबॉल, कोई और सब्जेक्ट लिखा हुआ हो, तो उस सब्जेक्ट के साथ प्ले में प्लेज नहीं होगा। इस तरह लिखा हुआ है कि सपोज ही enjoys a lot, अगर ये जुमला लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल सही जुमला है, बिकॉज ही के साथ enjoy वर्ड में एस लाजमी आएगा। लेकिन अगर वहीं पर लिखा हुआ हो वी, तो जब वी को आप लिखोगे तो वी के साथ आएगा सिर्फ प्ले फुटबॉल, उसमें कोई भी एस ई एस का इजाफा नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हमारा सेकंड रूल था स्पेलिंग रूल्स का। So moving on, that is the third rule, that is about a little bit complicated. That sounds like अगर हमारे वर्ड के आखिर में वाई आता हो, लेकिन वाई से पहले हमारे पास जो लेटर हो वो कॉन्सोनेंट हो, सो कॉन्सोनेंट प्लस वाई को हम कैसे डील करेंगे? याद रखिएगा उस सिचुएशन में यू हैव एन ऑप्शन कि आप यहां पर वाई को रिमूव करके उसकी जगह पर आप लिख दो आई ई एस। जैसे आपके पास कॉमन वर्ड्स हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। वर्ड है क्राई, वर्ड है फ्राई, वर्ड है कैरी। इन तमाम वर्ड्स में अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो शुरू में इस्तेमाल हुआ है, दैट इज सपोज मैंने इस्तेमाल किया है इट, तो इट के साथ मैंने क्राई का वर्ड लिखना है, तो मैं क्राई लिखूंगा तो जुमला गलत हो जाएगा। आई विल हैव टू गो विथ के हम वाई को खत्म करके उसकी जगह आई ई एस लगा दें, तो हमारा जुमला क्या बन जाएगा? क्राइज। तो इट क्राइज अ लॉट। अगर वर्ड है फ्राई, उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं शी के साथ, तो याद रखिएगा शी के साथ ये वर्ड फ्राई नहीं होगा, ये बन जाएगा शी फ्राइज द फिश।
बिल्कुल सही जुमला है आपका। इस तरह कैरी एंड सो ऑन अदर वर्ड्स, जिन लफ्जों के आखिर में वाई आता हो, वाई से पहले जो लेटर हो वो कॉन्सोनेंट हो, हम वाई को रिमूव करके उसकी जगह पर IES लगा देंगे। देन वी हैव लास्ट रूल, रूल नंबर 4, that is about accept these all. Accept these all rules, यानी कोई ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग ना रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है, यानी जिसके आखिर में CH SH X या O आता हो, ना रूल नंबर 2 फॉलो हो रहा है जिसके आखिर में Y या वॉल प्लस Y लिखा हुआ हो, और ना ही कोई ऐसा वर्ड है जिसके आखिर में कॉन्सोनेंट प्लस Y लिखा हुआ है। ये तीनों चीजें वहां फिल नहीं हो रही, तो हम उस पर चौथा रूल अप्लाई करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ उसमें एक चीज ऐड कर देंगे, दैट इज सिंपली एस। मैं मिसाल देके समझा रहा हूं। मैं पहले 5-6 वर्ड्स लिख देता हूं। वर्ड है मेरा ड्रिंक, वर्ड है मेरा राइट, वर्ड है मेरा सिंग, लेकिन वर्ड है मेरा फिक्स, वर्ड है लास्ट दैट इज अबाउट पुश। अगर ये सारे वर्ड्स ग्रुप बी के अकॉर्डिंग, यानी जिसमें ही शी इट या कोई एक नाम लिखा हुआ है, उस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इन वर्ड्स में क्या चेंजेस आएंगे। अब जो ड्रिंक का वर्ड है, इस पे हम रूल नंबर 4 अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी स्पेलिंग रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 की फिट नहीं हो रही, तो उसको फॉलो करते हुए हम सिर्फ यहां क्या लगा देंगे, एस। प्राइड का वर्ड भी एक ऐसा वर्ड है जिसपे ना तो रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है, ना रूल नंबर 2, ना रूल नंबर 3, उनकी स्पेलिंग सबसे अलग है, उस पर भी सिर्फ और सिर्फ हम एस लगा देंगे। देन वी हैव द वर्ड सिंग, सिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, उसमें भी कोई स्पेलिंग और ऐड नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एस ऐड होगा। लेकिन जो हमारे पास वर्ड है फिक्स, उसके आखिर में एक्स आ रहा है। अगर हम रूल्स को ऑब्जर्व करें तो रूल नंबर 1 में ये एक्स का लेटर हमें दिख जाएगा। इस एक्स के होने की वजह से अब हम उसके अंदर ES ही हमें लगाना होगा, तो बिकॉज ये वर्ड है फिक्स, तो ये बन जाएगा हमारा वर्ड फिक्सेस। इस तरह वर्ड पुश में SH आ रहा है, इसमें भी ES आ जाएगा। तो याद रखिएगा, ये सारे वो बेसिक रूल्स हैं जो प्रेजेंट सिंपल में फॉलो किए जाते हैं, और बच्चे गलती इन वर्ब्स की ही करते हैं जिसमें से उनका पूरा जुमला ही गलत हो जाता है। ठीक है, सो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का टॉपिक, लेकिन ये सारा जो मैंने पढ़ाया है ये ओनली और ओनली एक्टिव वॉइस को डिफाइन कर रहा है। दिस इज सिंपली एक्टिव वॉइस। अभी मैंने प्रेजेंट सिंपल का पैसिव मैंने शुरू नहीं किया है, तो दिस इज सिंपली एक्टिव वॉइस, जहां प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर 1 ग्रुप ए, एंड देन वी हैव ग्रुप बी जिसके साथ वो बात हो रही है, दिस इज ग्रुप बी। ग्रुप बी के बाद हमने उसके स्पेलिंग रूल्स पढ़े। अगर वर्ड के आखिर में CH SH XX O या X आता हो, तो हम उस वर्ड के आखिर में ES ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आखिर में Y आता हो, लेकिन Y से पहले जो लेटर हो वो हमारे पास से वॉवल लेटर हो, तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ S लगा देते हैं। अगर ऐसा कोई वर्ड है जिसके आखिर में Y आता हो, लेकिन Y से पहले जो लेटर हो वो कॉन्सोनेंट हो, तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ Y को हटाकर उसकी जगह पर IES लिख देते हैं। तो ये 3 हमारे वो रूल्स थे दैट वी हैव कंप्लीटेड, और ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस मुकम्मल हो जाता है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हो रही हो, सो यू कैन आस्क मी। लेकिन चलें, अब यहां कंटिन्यू करते हैं विद द सेकंड टॉपिक प्रेजेंट सिंपल का ही, दैट इज
That's about a kind of passive voice. ओके, कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस। अच्छा, पैसिव वॉइस आपने अब तक बचपन से पढ़ा हुआ है, लेकिन जो बचपन से आपने पढ़ा है वो पैसिव वॉइस सिर्फ कन्वर्ट करने वाला पैसिव वॉइस है। लेकिन हम जो पैसिव वॉइस आज पढ़ रहे हैं हमारे एमडी गेट के लिए, वो है जो रियल लाइफ में यूज होता है, जिसका ताल्लुक आपके इंटर बोर्ड से तो खैर नहीं है, लेकिन रियल लाइफ से और एमडी के टेस्ट से आपको बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। तो याद रखिएगा, जब भी हम पैसिव की बात करते हैं तो हमारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, आपको नजर आ रहा होगा, प्रेजेंट सिंपल टॉक्स अबाउट एक्टिव एंड पैसिव बोथ। लेकिन पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज पैसिव। एक्टिव उसको कहा जाता है, एक्टिव वॉइस, जिस जुमले में सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू हमारे ऑब्जेक्ट से। बिकॉज वी नो वेरी वेल कि हमारे एक्टिव वॉइस में जुमला जब भी बनता है तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम वर्ब यूज करते हैं, एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स डूअर ऑफ एन एक्शन, जो काम कर रहा हो उसको कहा जाता है सब्जेक्ट। तो जब भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा तो हम डेफिनेटली एक्टिव वॉइस को यूज करेंगे। लेकिन हमारी लाइफ में अगर हम बात करें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की, तो जब भी हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की वर्थ ज्यादा है तो हम उसमें डेफिनेटली पैसिव ही यूज करेंगे। अच्छा, आम बच्चा जो पैसिव को समझता है कि पैसिव में क्योंकि आखिर में आता है बाय हिम, बाय देम, बाय हर, इनसे ऑब्जेक्ट सॉरी पैसिव पहचाना जाता है। हालांकि ये डेफिनेशन आपकी गलत है, ऐसा नहीं है। जो रियल लाइफ सेंटेंसेस हैं उसमें ये बाय हिम, बाय देम, बाय हर, बाय मी ये आता ही नहीं है, इस्तेमाल होता ही नहीं है। आम जुमला जो बनता है पैसिव का, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और वो समझिएगा। पैसिव जब भी बनेगा तो उसमें दो चीजें जरूर ऑब्जर्व की जाएंगी। सबसे पहले उसमें ऑब्जर्व किया जाएगा ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा होगा। तभी आपने बचपन से पढ़ा है एक्टिव को पैसिव जब बनाया जाता है तो आप ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हो, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले उठाया जाता है, ये पैसिव की पहली निशानी है। दूसरी इसकी अहम निशानी क्या है कि इसमें हमेशा बी इस्तेमाल होता है, और उस बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर हम बात करें बी की, तो ये बी वर्ड क्या है? बी से मुराद इसकी अलग अलग शक्लें हैं। बी इस्तेमाल होता है वैसे 5 जगहों पर। बी से मुराद हमारा इज एम आर है, बी से मुराद हमारा वॉज एंड वर है, बी से मुराद बी इटसेल्फ है। इसके अलावा हमारे पास बीन जो कि इस बी की थर्ड फॉर्म है, और बीइंग जो कि इस बी की आईएनजी फॉर्म है। तो ये 5 शक्लें हैं इस वर्ड बी की। तो जब भी आप जुमला पैसिव का ऑब्जर्व करोगे तो आप ये चीज लाजमी देखोगे कि उसमें बी इस्तेमाल हुआ होगा, यानी इनमें से कोई ना कोई शक्ल उसकी होगी उस जुमले में, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी इस्तेमाल होगी। ये 2 निशानियां हैं जो पैसिव की पहचानी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल का पैसिव, तो उसका एक स्ट्रक्चर है ऑफ कोर्स जो फॉलो किया जाता है, जिसको हम बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या है उसको समझ लेते हैं। वो स्ट्रक्चर है जहां पर सबसे पहले लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर प्रेजेंट सिंपल हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें यूज करना होगा इज एम आर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी फॉलो की जाएगी। एज आई टोल्ड यू कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म फॉलो की जाती है, तो यहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो की जाएगी।
एट लास्ट वी विल हैव नॉट ऑब्जेक्ट बल्कि 3 डॉट्स। इन 3 डॉट्स का मतलब क्या है? मतलब एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स, एक्स्ट्रा फ्रेजेस। ये हो सकता है जुमला इसके अलावा आगे भी चले, ये जरूरी नहीं है कि जुमला यहां पर खत्म हो रहा होगा। सो इन 3 डॉट्स का मतलब है एक्स्ट्रा फ्रेज। मैं मिसाल देके समझाता हूं। अगर जुमला है कि इंग्लिश की क्लास मंडे को होती है, तो इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे इसको? वी विल से इंग्लिश क्लास is held on Monday. अब इंग्लिश क्लास तो ये तो आपका हो गया सीधा सीधा ऑब्जेक्ट। इज एम आर में से आपने चूज किया यहां पर इज, ठीक है। और उसके बाद वर्ब की इस्तेमाल करनी है फॉर्म हमें थर्ड, तो ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो होल्ड की थर्ड फॉर्म है। ऑन मंडे ये वो स्ट्रक्चर, वो फ्रेज है जो एक्स्ट्रा इस्तेमाल हुआ है इस जुमले में, जस्ट टू सपोर्ट द सेंटेंस। तो जुमला बना इंग्लिश क्लास इज हेल्ड बाय मंडे। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ बाय सर आमिर, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं शायद। तो ये बाय सर आमिर लिखना पैसिव की जरूरत नहीं है, ये पैसिव में इस्तेमाल नहीं होता। आपका जुमला यहां तक मुकम्मल है, प्रॉपर सेंस दे रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स को, ताकि हमें समझ में आए। लेकिन सबसे पहले अगेन पैसिव को समझते हैं कि पैसिव का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उर्दू में, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। याद रखिएगा, हमारी लाइफ में कई ऐसे जुमले हैं लाइफ में जहां हम ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं, ऑब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं। अगर मैं उर्दू में जुमले कहूं, जैसे अली को बुलाया गया था, जैसे अजान हो रही है, जैसे खाना पक गया है, जैसे कल रिजल्ट अनाउंस होगा, जैसे उसको वक्त पे इन्फॉर्म किया जाएगा। ये सारे वो सेंटेंसेस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को वैल्यू देते हुए ऑब्जेक्ट से जुमला शुरू किया जा रहा है, और ये जुमले पैसिव वॉइस के ही हैं। जब भी आपको डाउट हो उर्दू के अंदर कि जुमला एक्टिव है या पैसिव है, आप ये ऑब्जर्व करें कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें हु इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। अगर जुमले में उर्दू के अंदर सब्जेक्ट मौजूद है तो वो जुमला होगा एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर जुमले में सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, जबकि जिस पर काम हो रहा है उसको यूज किया जा रहा है, तो वो जुमला हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। अब मैं इंग्लिश के 2 जुमले लिख रहा हूं और मैं आपसे पूछूंगा इनमें से एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है, और फिर 2-3 सेकंड के बाद मैं ही आंसर कर दूंगा उसको। सो सेंटेंसेस हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज, द वेरी सिंपल इज, शी इज कॉल्ड हर ब्रदर। ये हमारे पास एक सेंटेंस है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास जुमला है, दैट सेज शी is scolded daily। अब इन दोनों जुमलों में जो ये आपको वर्ड शी दिख रहा है, इन दोनों सेंटेंसेस में इसका फंक्शन सेम नहीं है। किसी में ये शी सब्जेक्ट है, किसी में ये शी ऑब्जेक्ट है। तो आप बताएं किसमें ये सब्जेक्ट है, किसमें ऑब्जेक्ट है। सो 5 सेकंड में दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर। सपोज ए सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, सो राइट आंसर है इसका, इट इज सब्जेक्ट। इसके 2 रीजंस हैं। द वेरी फर्स्ट वन, अगर आप इसकी उर्दू भी बनाओगे, इट विल बी कि शी इज कॉल्ड हर ब्रदर, वो अपने भाई को डांटती है। तो हमारे पास वर्ब के बाद आगे ऑब्जेक्ट मौजूद है, यानी वर्ब के बाद आगे ऑब्जेक्ट मौजूद है जिस पर काम हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एक्टिव वॉइस। लेकिन सेकंड जुमला, शी इज स्कॉल्डेड डेली, इसमें वर्ब के बाद आगे कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है। तो जो शी आपको दिख रहा है
वो शी सब्जेक्ट नहीं है बल्कि वो शी ऑब्जेक्ट ही है, और बिकॉज वो ऑब्जेक्ट है तो दिस इज अ वेरी सिंपल पैसिव वॉइस। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपके जुमले में आपने एक्टिव एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस पहचानना कैसे है? आपने पहचानना है इस फ्रेम से, ये बीच के फ्रेम से, कि वो जुमला एक्टिव है या पैसिव है। कि अगर आपके वर्ब के बाद आगे ऑब्जेक्ट है तो ये एक्टिव वॉइस होगा। अगर वर्ब के बाद आगे ऑब्जेक्ट नहीं है और उसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है तो दिस इज वेरी सिंपल पैसिव वॉइस। ठीक है, अब पैसिव वॉइस के मैं कुछ और जुमले बनाता हूं ताकि थोड़ी बात और वाजे हो जाए। हम कुछ जुमले सुनते हैं जैसे कि हमारे यहां लंच नहीं बनता। अगर एक जुमला है तो व्हाट डू वी से? सो वी से लंच इज नॉट प्रिपेयर्ड एट आवर होम। तो ये वेरी सिंपल जुमला हमारा पैसिव वॉइस का है, लंच इज नॉट प्रिपेयर्ड एट आवर होम। अगर जुमला है कि बजट जून में पेश की जाती है तो वी सिंपली से बजट is presented in June. So this is how it is. तो ये हमारे पास पैसिव के जुमले हैं that we have to complete. तो पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव और अब हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल का पैसिव। ठीक है, अगेन स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है। तो ये लाजमी नहीं कि हर जुमले में इज ही इस्तेमाल हो, आप आर भी लगा सकते हो कि लाइक उनको कभी चांस नहीं दिया जाता। तो हाउ डू वी से इन इंग्लिश? वी से दे are not given, they are not given any chance, कि उनको चांस नहीं दिया जाता। सो दिस इज हाउ इट इज। तो ये हमारा जुमला मुकम्मल होता है। तो ये हमारे जुमले सारे पैसिव के हैं लेकिन प्रेजेंट सिंपल के हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल का जो पैसिव है उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया था, ये रहा उसका बेसिक स्ट्रक्चर, कि जहां ऑब्जेक्ट इज इन आर थर्ड फॉर्म एंड थ्री डॉट्स का मतलब एक्स्ट्रा फ्रेज भी जुमले में इस्तेमाल हो सकता है। So this is how we have completed our passive voice का topic. So moving on, the next that we have is stative voice, जो थोड़ा सा change and थोड़ा सा technically tricky है। So let me do it. Stative voice. अब stative जो जुमला है, हालांकि लिखने में तो खैर बहुत ही आसान है, समझने में बहुत आसान है, बस इसकी अलग एक कैटेगरी बनाई गई है ताकि बच्चों की कंफ्यूजन ना हो, बच्चों को प्रॉब्लम ना हो और वो इजीली इसको सॉल्व कर सकें, समझ सकें। अगर जुमला है स्टेटिव वॉइस का, दैट शोज द स्टेट, इट ऑलवेज शोज द स्टेट। और स्टेट वर्ड की उर्दू क्या होती है? दैट इज हालत, कि इंसान की हालत जब भी बयान की जाएगी या किसी भी चीज की जब भी हालत बयान की जाएगी तो स्टेटिव इस्तेमाल किया जाएगा। और हमारे पास स्टेटिव या स्टेट शो करने के लिए हमारे पास दो वर्ब्स हैं, एक वर्ब है बी, एक वर्ब है हैव। अब अगर हैव की बात करें और बी की बात करें, दोनों में क्या फर्क है? दोनों सेम ही फंक्शन के लिए यानी हालत शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब भी स्टेटिव वॉइस का जुमला बनेगा तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। इसको हम नॉन एक्टिव स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, यानी इन जुमलों में कोई काम नहीं होता, सिर्फ हालत बयान की जाती है, जिसमें सबसे पहले जुमले में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद या तो बी इस्तेमाल होगा या हैव इस्तेमाल होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उसके बाद हमारे पास या तो इस्तेमाल होगा नाउन, देन वी विल हैव नाउन और एडजेक्टिव। यानी जुमले में कहीं पर भी कोई वर्ब नहीं होगा, यानी मेन वर्ब की बात कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब की नहीं, मेन वर्ब की बात कर रहा हूं जो एक्शन शो करे, और ना ही कोई ऑब्जेक्ट होगा। ये दोनों चीजें नहीं होंगी उसमें, सब्जेक्ट, वर्ब एंड वी हैव नाउन और एडजेक्टिव।
मैं मिसाल देके बताता हूं इस बी वर्ड की। अच्छा, बी वर्ड को थोड़ी देर पहले मैंने डिफाइन किया था। इस बी वर्ड को जब मैं आपको बता रहा था पैसिव के अंदर, तो इस बी की 5 शक्लें होती हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज एम आर। वो सेम यहां पर भी फॉलो की जाएगी। इस बी से मुराद हमारे पास है वॉज और वो सेम यहां भी फॉलो होता है। इस बी से मुराद बी इटसेल्फ, बी से मुराद बीन, एंड बी से मुराद बीइंग। ये सारी चीजें इसी बी का हिस्सा हैं। ठीक है। अच्छा, तो जब मैंने कहा सब्जेक्ट बी प्लस हैव या नाउन, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, तो इससे मुराद या तो इज एम आर इस्तेमाल होगा। मैं मिसाल देके बताता हूं। अगर जुमला है कि वो बीमार है, आई विल से ही इज इल। ये इज इस्तेमाल हुआ इस बी की, बी का मतलब ये था। अगर मुझे इस्तेमाल करना है कि वो अच्छे प्लेयर्स हैं, तो आई विल से दे आर गुड प्लेयर्स। ठीक है। तो ये सारे वो जुमले हैं जो इससे इजीली बन जाते हैं। तो स्टेट प्रेजेंट में बहुत ही आसान है, लेकिन मैं आपको इसमें नहीं, मैं आपको हैव समझा रहा हूं। हैव कहां इस्तेमाल होगा? हैव थोड़ा सा अलग इस्तेमाल होता है हैव का। हैव इस्तेमाल होता है 4 चीजों के लिए। सबसे पहले हैव इस्तेमाल होता है टू शो पोजेशन। व्हाट इज पोजेशन? दैट मीन्स मिल्कियत। दैट मीन्स वो जो आपके पास चीज है, दैट इज कॉल्ड पोजेशन। जैसे जुमला है आई हैव अ कार, जुमला है आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव एन आईफोन। ये सारी मेरी पोजेशंस हैं जो मेरे पास है। उसके बाद हमारे पास सेकंड कैटेगरी होती है, दैट इज इलनेस। इलनेस का मतलब होता है बीमारी। अच्छा, एक जुमला है मैं बीमार हूं, आई एम इल। एक जुमला है मुझे बुखार है। तो हम जब बीमारी का नाम शो करेंगे तो वी विल से आई हैव फीवर। तो वी विल से आई हैव फीवर। तो इलनेस का मतलब बीमारी का वो नाम आ जाएगा कि जो आप डिफाइन करना चाहते हो। ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर हम एक कदम आगे बढ़े, इसी के जो बाकी कैटेगरीज हैं, यानी एक तो पोजीशन शो की, उसके बाद इलनेस, देन वी हैव रिलेशन। रिलेशन का मतलब आपके रिश्ते, आपके अजीज व अकारिब। अगर मुझे जुमला कहना है मेरे 2 भाई हैं, आई विल से आई हैव 2 ब्रदर्स। ठीक है। बट इफ आई से मेरे 2 अंकल हैं, सो आई हैव 2 अंकल्स। ठीक है। लेकिन इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, जब आप इसका नेगेटिव बनाते हो तो आप कहते हो आई हैव नो ब्रदर। याद रखिएगा, अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई हैव फीवर, तो उसका नेगेटिव आई हैव नो फीवर नहीं होगा। द राइट सेंस इज डू नॉट आई डू नॉट हैव फीवर। तो जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो डू और डज का वही फॉर्मेट जो हमने प्रेजेंट सिंबल के शुरू में पढ़ा था, ये रहा। मैं प्रेजेंट सिंबल के शुरू में लेके जा रहा हूं। देयर यू गो। कि अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा तो हम डू इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब सब्जेक्ट ही शी इट या कोई एक नाम होगा तो हम डज इस्तेमाल करेंगे। वो सेम सब यहां पर भी रिपीट होगा। ठीक है। तो यानी जब आप नेगेटिव बनाओगे हैव के साथ, तो उसी तरह फॉर्मेट फॉलो करते हुए आप कहोगे आई डोंट हैव फीवर। रिलेशन के बाद हमारे पास टॉपिक है फीचर्स का। अगर हमें किसी चीज के फीचर्स बताने हैं, कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, कोई मोबाइल है या कोई डिवाइस है, व्हाट डज इट हैव, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस पाए जाते हैं, तो हम कहते हैं इट हैज मेनी फंक्शंस, लाइक इट हैज दिस, इट हैज दिस, इट हैज दिस, एंड सो ऑन। ये जो आपने किसी के फीचर्स डिफाइन करने होते हैं तो ये हैव और हैज इस्तेमाल होता है।
अच्छा, बाय द वे मैंने यहां पर सिर्फ वर्ड हैव लिखा है स्टेट वर्ब में, इसमें मैंने हैज कहीं भी नहीं लिखा। उसका रीजन क्या है? बिकॉज हैव के अंदर हैज होता है, हैव से मुराद ये दोनों वर्ड्स खुद ही एग्जिस्ट होते हैं, हैव और हैज। तो जब सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू एंड दे, तो आप हैव यूज करोगे। जब सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या कोई भी एक नाम होगा तो आपने हैज यूज करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट दैट वी हैव अबाउट इज नेचर। अगर मुझे किसी चीज का मिजाज बताना है तो मिजाज बताने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है ही, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये रहा। सो दैट इज ही इज अ रूड पर्सन। एक ये तरीका है उसका मिजाज बताने का। दूसरा तरीका क्या है? ही हैज अ वेरी रूड नेचर। अब यहां पर इस जुमले में हैज इस्तेमाल किया है रूड नेचर को शो करने के लिए। तो अगेन ये चार पांच आपके पास फीचर्स हैं जो हैव शो करता है: पोजीशन, इलनेस, रिलेशन, फीचर्स एंड नेचर। अगर आपके पास सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे हैं तो हैव इस्तेमाल होगा। अगर सब्जेक्ट आपके पास ही, शी, इट या कोई एक नाम है तो हैज इस्तेमाल होगा, ठीक है। और याद रखिएगा इसके बाद आगे कोई भी वर्ब नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि नाउन एंड एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। सो ये प्रेजेंट सिंपल का स्टेट वॉइस है जो मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं 5 जुमले लिखता हूं जो आपने ट्राई करने हैं, सॉल्व करने हैं। मैं आप उसके लिए 5-6 मिनट दे दूंगा आपको कि आप उसको सॉल्व करो। अगर आपसे सॉल्व हो गए तो वेरी गुड। उसके बाद मैं ही इसके आंसर्स बता दूंगा कि इसके राइट आंसर्स क्या हैं। मैं जुमले लिख लेता हूं आपके लिए ताकि आपको थोड़ी इजी चीजें समझ में आ जाएं। अब सेंटेंसेस जो होंगे वो आज के टॉपिक के हिसाब से ही होंगे, यानी जो हमने आज टॉपिक कवर किया है प्रेजेंट का, उसके अकॉर्डिंग ही वो चीजें होंगी। इसके अलावा कोई अलग से टॉपिक नहीं होगा, उसी में से चीजें पूछूंगा मैं आपसे। मैं कुछ जुमले लिखने वाला हूं दैट यू आर गोइंग टू कन्वर्ट, दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व, ठीक है। द वेरी फर्स्ट वन इज दैट सेज शी डैश नॉट इन्फॉर्म every day. Second sentence, Ali dash not have any reason. Third, please please पढ़ा देते हैं. That says it dash smell good. Number 4, she dash not cook food daily. Last, they be the best singers. So now, ये 5 जुमले मैंने लिखे हैं which are going to be so easy बिकॉज अभी हमने एक ही चीज पढ़ी है प्रेजेंट सिंपल। तो फर्स्ट अगर सॉल्व किया जाए तो क्या होगा? शी डैश नॉट इन्फॉर्म एवरी डे, उसका सही आंसर होगा शी इज नॉट इन्फॉर्म्ड
every day. Ali dash not have any reason. तो उसका जवाब क्या होगा? Ali does not have any reason. It dash smell good. So it sounds like it smells good. She dash not cook food daily. So it is like she does not cook food daily. They dash be the best players. तो प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा दे आर द बेस्ट प्लेयर्स. तो ये इसके आंसर्स हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द राइट थिंग, द राइट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है. तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल के तीनों फॉर्म्स, यानी उसके एक्टिव वॉइस, उसका पैसिव एंड देन उसका स्टेटिव, तीनों टॉपिक्स हमारे मुकम्मल होते हैं प्रेजेंट सिंपल के. ठीक है.